हुसैन ने निहायत जोशो हैरत से देखा कि उन्हीं चमनों में जा बजा नहरों के किनारे किनारे सोने चांदी के तख्त बिछे हैं जिन पर रेशमी फूलदार कपड़ों का फर्श है। लोग पुरतकल्लुफ और तलाई गांव तकियों से पीठ लगाए दिल फरेब और होशरुबा कमसिन लड़कियों को पहलू में लिए बैठे हैं और जन्नत की बेफिक्रियों से लुत्फ उठा रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत आफते रोजगार लड़के कहीं तो दस्त बस्ता खड़े हैं और कहीं निहायत ही नजाकत और दिल फरेब हरकतों से साकीगरी करते हैं। शराब के दौर चल रहे हैं और गजक के लिए सुधाए या कुदरत के सिखाए हुए तय्यूर फलदार दरख्तों से फल तोड़ तोड़ कर लाते हैं और उनके सामने रख के उड़ जाते हैं। ये इक़्तबास अब्दुल हलीम शरर के 1899 में शाया होने वाले मशहूर ज़माना नावल फिरदौसे बरी से लिया गया है, जिसमें वो हसन बिन सबा की मसनूई जन्नत का ड्रामाई अहवाल बयान कर रहे हैं। मशहूर है कि ऐसी ही एक जन्नत 12वीं सदी ईस्वी में ईरान के इलाके रूद बार के कलाउल मौत में हसन बिन सबा ने कायम की थी। वो नौजवानों को वरगला कर उन्हें हुक्मरानों, उलमा और दूसरे मुखालिफिन के कत्ल के लिए भेजता था। ये हसन बिन सबा कौन था और उससे वाबस्ता इन हैरत अंगेज देवमालाई कहानियों में किस दर्जा सदाकत है, ब्राइटर मूव में आज इसी पर बात करेंगे। हसन बिन सबा का असल नाम हसन अस-सबा था और वो 1150 की दहाई में ईरानी शहर कुम में एक अरब शिया खानदान में पैदा हुआ। लड़कपन में ही उसके वालिद उस जमाने के इल्मी गढ़ रे चले गए। यहाँ नौजवान हसन ने राय जुलूम में तेजी से महारत हासिल करना शुरू की। अपनी आप बीती में हसन बिन सबा लिखता है कि 7 बरस की उम्र में मुझे उलूम की मुख्तलिफ शाखों से गहरा लगाव था और मैं मजहबी रहनुमा बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक मैंने खासा इल्म हासिल कर लिया था। उलूम की ये शाखें दीन याद के अलावा फल्कियात, इल्म हिंसा यानी ज्योमेट्री, मंतक और रियाजी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अमीर जर्राब नामी इस्माइली दाई से हुई, जिसने हसन बिन सबा के जरखेज दिमाग के लिए बारिश का सा काम किया। हसन उससे मुतासिर होकर इस्माइली हो गया। यहाँ हमारा सामना एक दिलचस्प रवायत से होता है जिसका जिक्र एडवर्ड फिट्स ने उमर खयाम की रुबाइयात के तर्जुमे के दिबाचे में किया है। किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि हसन अस-सबा मशहूर शायर, माहिर फल्कियात और रियाजीदान उमर खयाम और निज़ामुल मुल्क तूसी तीनों उस दौर के मशहूर आलिम इमाम मुवाफिक के शागिर्द थे और उन्होंने एक दिन मिलकर अहद किया कि जो कोई पहले किसी बड़े ओहदे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करेगा वो दूसरों को नवाजेगा। वो यूं कि निज़ामुल मुल्क ताकतवर तरीन सुल्जूक सुल्तान अलप अरसलान के वजीर आजम बन गए और उन्होंने लड़कपन के वादे को वफा करते हुए हसन अस-सबा और उमर खयाम को बड़े बड़े ओहदे देने की पेशकश की। अलबत्ता दोनों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें रद्द कर दिया। ये कहानी है तो बड़ी मजेदार, लेकिन क्या ये सच्चाई पर मबनी है? क्योंकि निजाम हसन से 32 साल बड़े थे। उस जमाने में मिस्र पर फातमी खानदान की हुकूमत थी जो इस्माइली थे। काहिरा की जामिया उल अज़हर उन्होंने ही कायम की थी। हसन 1078 में मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते फिराते काहिरा पहुंच गया, जहां उसके अफसाने पहले ही पहुंच चुके थे। चनाचे फातमी दरबार में उसकी बड़ी आओ भगत हुई। हसन ने मिस्र में 3 साल गुजारे, लेकिन इस दौरान फातमियों के सिपाही सालार बदर जमाली हसन के मुखालिफ हो गए और उसने उसे जिंदा में डाल दिया। इत्तफाक से जिंदा का मीनार गिर गया। इस वाक़े को हसन की करामत समझा गया और उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया। उसके बाद हसन ने मिस्र में मजीद कयाम मुनासिब नहीं समझा। वो ईरान लौट गया और अगले 9 बरसों तक मुख्तलिफ इलाकों में दावतो तबलीग में मगन रहा। रफ्ता रफ्ता उसने अपनी तवज्जो रूदबार सूबे के इलाके दीलमान पर मरकूज करना शुरू कर दी। यहाँ उसने कोहे अलबर्ज की बर्फानी पहाड़ियों में घिरा हुआ एक कला देखा जो उसके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए निहायत सूदमंद साबित हो सकता था। ये कला कलाउल मौत के नाम से जाना जाता है। बज़ाहिर तो लगता है इस कले का नाम मौत यानी मरने से मुताल्लिक है, लेकिन हकीकत ये है कि अलमूत मकामी जुबान के लफ्ज अला और आमूद से निकला है। दिलमानी जुबान में अला उकाब और आमूद फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब सीखना होता है। रवायत मशहूर है कि इस इलाके का हुक्मरान वहां शिकार खेल रहा था कि उसे एक पहाड़ी पर उकाब उतरता हुआ दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि इस मकाम का जुग्राफिया इस किस्म का है कि अगर यहाँ पर कला तामीर कर दिया जाए तो वो नाकाबिले शिकस्त होगा। चनाचे उसने यहाँ कला तामीर करवाया और उसका नाम अलमूत पड़ गया, यानी उकाब का सिखाया हुआ। लाकू खान के दरबारी मुअर्रिख मलक अता जवैनी ने लिखा है कि अलमूत एक ऐसे पहाड़ पर वाक़या है जिसकी शक्ल घुटनों के बल बैठे हुए ऊंट की मानद है। कला
जिस चट्टान पर तामीर किया गया उसके चारों तरफ ढलवाने हैं, सिर्फ एक तंग रास्ता है जिसका बड़ी आसानी से दिफा किया जा सकता है। हसन ने कला अलमूत के आसपास के इलाकों में डेरे डाल दिए। उसका पैगाम जोर पकड़ता गया। देखते ही देखते खुद कले के अंदर उसके हवारियों की इतनी कसरत हो गई कि कलादार हुसैन मैदी के पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि वो कले का इख्तियार हसन के हवाले करके खुद वहां से रुखसत हो जाए। ये वाकया सन 1090 का है। अब हसन अस-सबा ने कला अलमूत को अपना मरकज बनाकर आसपास के वसी इलाके पर अपना पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आसपास के कई कले उसके कब्जे में आ गए, जिनमें से कुछ को खरीदा गया, कुछ पर बजोर कब्जा किया गया और कुछ ऐसे थे जिसके लोगों ने दावत से मुतासर होकर खुद अपने दरवाजे खोल दिए। किस्सा मुख्तसर, चंद बरसों के अंदर तकरीबन तमाम रूदबार और पड़ोसी इलाकों में हसन की अमलदारी कायम हो चुकी थी। सल्जूक सुल्तान मलक शाह ने अपने दूर अफ्तादा सरहदी इलाके छिन जाने की खबर सुनकर हसन अस-सबा की सरकूबी के लिए 1092 में एक लश्कर भेजा, जिसने अलमूत का मुहासरा कर लिया। लेकिन 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़े ये कला नाकाबिले तस्खीर था। दूसरी तरफ आसपास के इलाकों से हसन के मानने वालों ने कचूके लगा लगा कर शाही लश्कर को इस कदर जिच किया कि उसे 4 माह के बाद अपना सा मुंह लेकर लौटते ही बनी। अलमूत के मुहासरे के चंद माह बाद 16 अक्टूबर 1192 को सल्जूक सुल्तान के वजीर आजम निजामुल मुल्क नेहावन जिले में सफर कर रहे थे कि दिलमान के इलाके का एक नौजवान जिसने फकीरों का भेष बदला हुआ था उनके करीब पहुंचा और अपने चोगे से खंजर निकालकर उन पर वार कर दिया। रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक हसन अस-सबा को मालूम था कि अलमूत पर सल्जूकियों के हमले के पीछे दरअसल निजामुल मुल्क का हाथ है। उसने एक दिन अपने फिदाइयों से कहा, तुम में से कौन है जो इस मुल्क को निजामुल मुल्क तूसी के फितने से पाक कर सके। एक नौजवान बूत ताहिर आरानी ने हाथ बुलंद किया और बाद में जाकर शेखुल जब्बाल के फरमान पर अमल कर डाला और इसी दौरान खुद भी निजामुल मुल्क के मुहावजों के हाथों मारा गया। यह हसन अस-सबा की मुहिम का पहला खुदकुश हमला था। हसन को मालूम था कि उसके मानने वालों की तादाद इतनी कम है कि वो कभी भी सल्जूकों और दूसरे ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस सूरत हाल में उसने वो तकनीक इस्तेमाल की कि बजाय हजारों की तादाद में फौजों का मैदान जंग में दू बदू मुकाबला किया जाए, बेहतर यही है कि अपने किसी जानिसार फिदाई की तरबियत करके उसके हाथों किसी हुक्मरान, खतरनाक वजीर, सिपा सालार या मुखालिफ मजहबी आलम को कत्ल करवा दिया जाए। ये तरीका हैरत अंगेज तौर पर कामयाब हुआ। तूसी के बाद हसन के फदायीन के निशाने पर कई हुक्मरान, शहजादे, गवर्नर, जर्नैल और उलमा बने और उनकी दहशत नजदीकों दूर तक फैल गई। कई अहम शख्सियात किसी भी अजनबी से मिलने से गुरेज करने लगे और दूसरे अपने लिबासों के नीचे एहतियातन जर्राए बख्तर पहनने लगे। कला अलमूत में हसन अस-सबा की जिंदगी का यही वो दौर है जो बाद में आने वाली सदियों में किस्से कहानियों की हैसियत इख्तियार कर गया। उसे शेखुल जब्बाल कहा जाता है। मशहूर है कि उसने इस कले में एक मसनूई जन्नत कायम कर रखी थी, जिसकी एक झलक नौजवानों को दिखाकर उन्हें सलातीन, वज़रा, मजहबी रहनुमाओं और दूसरी सरकर्दा शख्सियात के कत्ल के लिए आमादा किया जाता था। ये कहानी मशहूर करने में सबसे नुमाया किरदार मार्को पोलो ने अदा किया। ये वो अतालवी सय्याह था जिसका सफरनामा दुनिया की मशहूर तरीन किताबों में शुमार किया जाता है। इस किताब में मार्को पोलो ने लिखा, शेखुल जब्बाल ने 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी में एक वसीओ अरीज और खुशनुमा बाग बनवाया है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसमें हर किस्म के फल पाए जाते हैं और तसव्वुर से बाहर हसीन महल्लात और खेमे हैं जिन पर सोने के वर्क चढ़े हैं और इनमें नफीस तस्वीर हैं। इस बाग में छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें शराब, दूध, शहद और पानी बहता है और यहाँ दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ाएं हैं जो हर तरह के साज बजाती हैं और वो हसीन नगमे गाती हैं और दिल लुभाने वाले रक्स करती हैं। मार्को पोलो मजीद लिखते हैं कि 12 से 20 बरस उम्र के नौजवानों को नशा पिलाकर इस बाग में लाया जाता है और वो समझते हैं कि वो जन्नत में पहुंच गए हैं। उसके बाद जब उन्हें बेहोश करके इस फिरदौसे बरी से निकाल दिया जाता है तो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर किसी को भी कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं। मार्को पोलो का सफरनामा अपने दौर का बेस्ट सेलर साबित हुआ और उसकी वसातत से ये कहानियां यूरोप भर में फैल गईं जो आज तक किसी न किसी शक्ल में दोहराई जाती हैं। इस दौरान किसी ने ये नहीं सोचा कि मार्को पोलो जब 1272 में चीन जाते हुए इस इलाके से गुजरा तब हसन अस-सबा को फौत हुए तकरीबन 1.5 सदी और मंगोलों के हाथों किला अलमूत को तबाह हुए 15 बरस गुजर चुके थे।
ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کیا ہے۔ جوینی حسن الصبا اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی وہ کسی طرح کی بھی رو رعایت برتیں گے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بڑی تفصیل سے حسن الصبا کے حالات زندگی، اس کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اسی دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصبا اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصبا کے دور کی ہی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اپنے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا ہے، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے بہکے لگتے تھے، اور یہ والا لفظ حشیش پینے کی وجہ سے ان کے لیے رائج نہ تھا۔ حسن الصبا کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جس نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تا وقتے کے منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں اس کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ پچھلے چند اشروں کے دوران خودکش حملہ آوروں کی لہر کے بعد حسن الصبا کے نام کی بازگشت اکثر میڈیا میں سنی گئی ہے، اور جدید دور کے خودکش حملہ آوروں کو قلعہ الموت کے فدائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کئی ناولوں، کہانیوں، نظموں کے علاوہ حسن الصبا کے فدائی اور ان کی جنت آج کی مشہور ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس کا شمار دنیا کی مشہور ترین گیمز میں ہوتا ہے، اور اب تک اس کی 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ سن 2016 میں اس گیم پر مبنی ایک فلم بنائی گئی جس نے $24 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا۔